बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। एक शेर है बहुत मशहूर और आपने भी यकीनन सुन रखा होगा कि वक्त करता है परवरिश परसों, हादसा एकदम नहीं होता। और ऐसी ही सूरत हाल हर महकमे में हमें नज़र आती है। जिसकी भी तबाहाली हम देखते हैं तो उसके बाद हमें यही दिखता है कि उसके पीछे एक लंबी जिद्दोजहद है उसको बर्बाद करने के लिए, एक लंबी मेहनत की गई है उसको ख़राब करने के लिए। और अब जो ताज़ा इशू हमारे सामने आया है PIA में जाली लाइसेंसेस के हवाले से पायलट्स के, उसने तो सबको हैरान भी कर दिया है, परेशान भी कर दिया और इससे पाकिस्तान की बड़ी जंग हंसाई भी हुई है। हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर की जानिब से कौमी असम्बली में ये बताया गया है कि 1/3 जो हैं पायलट्स उनकी जाली लाइसेंसेस हैं या फिर आप कह सकते हैं कि मशकूक हैं। ये बहुत बड़ा एक एलिगेशन है और इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी ज़ाहिर है कि इस पर मज़ीद जांच पड़ताल की ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्यों कर हुआ, क्या वजह है कि इतने सारे लोग किस तरह से, किस प्रोसेस के तहत जाली लाइसेंस या फिर मशकूक लाइसेंस हासिल करने में कामयाब हुए, क्या तरीका कार होता है, ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। आज इस हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू होगी और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो डील ऑफ द सेंचुरी के नाम से होने जा रहा है गज़ा की पट्टी पर, वो क्या मुआहदा है। क्या कहीं फ़लस्तीन के हवाले से एक बहुत ही घिनौनी साजिश जो तैयार की गई है उस पर अमल दरामद बिल्कुल करीब तो नहीं आ गया। क्या इसराइल वाकई अपनी मनमानी करने के बिल्कुल काबिल तो नहीं हो चुका अमेरिका के आशीर्वाद से। इस हवाले से भी मुस्तकबिल का जायज़ा लेंगे, लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक बहुत ही अहम इशू से, एक ऐसे पेट्रोल बम से जो यकीनन आप सब तक अब पहुंच चुका है और जिसने आवाम के एकदम से होश उड़ा दिए। और वो ये कि होशरुबा इजाफा कर दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और एकदम से हमने तारीख में पहली मरतबा ऐसा देखा है कि एकदम से 25 रुपये तकरीबन फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। आखिर इसकी वजह क्या बनी है, क्या इतनी इमरजेंसी हुई कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, इस पर भी सबसे पहले बात कर लेते हैं। और मैं आप सबको खुशामदीद कहते हुए इमरान साहब, मैं तो अभी तक इस शौक़ से नहीं निकल पा रही कि अभी हम इस बात को ही पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाए थे कि पेट्रोल सस्ता हो गया जी, 74 रुपये मिल रहा है और उसके बाद फिर खैर मिल भी नहीं रहा था और अब थोड़ी बहुत सूरत हाल में बेहतरी आई थी कि अचानक से ये ख़बर आ गई है। तो अभी तो हमने वो पूरा मज़ा भी नहीं लिया था कि इतनी बड़ी उसमें क्यों आपको लग रहा है कि वजह क्या हो सकती है कि एकदम से हुकूमत को इतना बड़ा फ़ैसला करना पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, इसमें 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। पहली बात तो ये कि तब्दीली हुकूमत, तब्दीली सरकार जो है ना, वो जैसे कि कहा जाता है ना कि ना इनके पास सियासी बसीरत है ना माशी बसीरत है, तो वो बार बार अपने हर कदम से ये साबित करते हैं। आप ये देखें कि आप तो सिर्फ ये बात कर रही थी ना कि शायद इतना ज़्यादा इजाफा जो तारीख में पहली दफ़ा हुआ, पाकिस्तान की तारीख में यही काम पहली दफ़ा नहीं हुआ। अगर आप ये देखें कि इस दफ़ा ये जो नोटिफिकेशन हुआ है, इसमें ओगरा को पता ही नहीं, जो रेगुलेटर है उसको इल्म ही नहीं है कि क्या होने जा रहा है। ये नोटिफिकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री में सारे मुज़ाकरात हुए। एडवाइजरी कमेटी जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की और ऑयल ये जो दूसरे हैं आपके ऑयल रिफाइनरीज, उनकी एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात पर ये सारे मामलात हुए हैं। जो पिछली 15 दिन पहले ECC की कमेटी हुई थी, उसमें इनके साथ जो मामलात हुए थे, इन्होंने ये मुतालबा किया था कि जी आप ये 15 दिन के बाद एक तो ये करें, दूसरा ये कि हमारे कमीशन और उसमें इजाफा किया जाए। अब हुकूमत जो है वो एक तरफ तो आप ये देखें कि अभी तो थक नहीं रहे थे वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो ये क्रेडिट लेते हुए नहीं थक रहे थे कि हमने बड़े सगीर पाको हिंद में सबसे सस्ता पेट्रोल कर दिया। और जो आप जिक्र कर रहे हैं, अभी हम नाजरीन को बता भी दें कि अभी हम ये स्क्रीन पे चला भी रहे थे, अभी दोबारा इसको प्ले कर देते हैं। ये उनका एक ट्वीट है जिसमें वो इस बात का बहुत ही बबांग दहल ऐलान कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में जो इस वक्त फ्यूल प्राइस हैं वो इस वक्त एशिया में कहीं पे ऐसा रेट नहीं है जो पाकिस्तान दे रहा। और उनका ये कहना था कि ये डायरेक्टली इसलिए किया गया ताकि डायरेक्ट इसका रिलीफ जो है वो आवाम तक पहुँचे। तो अभी ये ट्वीट की स्याही भी फीकी नहीं पड़ी थी। ये सिर्फ ट्वीट ही नहीं है, उन्होंने अपने तकरीरों में भी अपने कहा। अच्छा, आप उसके बाद ये देख लें कि उन्होंने ये भी कहा था कि जी इंडिया में डबल है। अभी आप पे उन्होंने बड़ा तर्स खाया है कि वो इंडिया के बराबर नहीं लेके गए। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी आपको ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जब आप हम आलमी मंडियों में तेल की कीमत देखें ना, तो पूरे जून के महीने में 31 से 39 ये डॉलर तक ये ना 31, 32, 33, 34 और 39 तक रही है। अब नहीं इतनी है। जब पहले पिछली दफ़ा जब हमारे यहाँ
100 रुपया था फी लीटर, तो उस वक्त आलमी मंडियों में उस वक्त कीमत जो थी वो $59 पर बैरल थी, यानी अभी उससे कहीं सस्ती है, तकरीबन $20 कम है, लेकिन इन्होंने एकदम से उसका पेट्रोल का रेट जो है उसको इतना इजाफा करके। चलिए मैं जरा हिलाली साहब को भी बीच में शामिल कर लूं। हिलाली साहब, ये फिर हुआ क्या है? अगर आलमी मंडी में भी तेल की कीमत इतनी नहीं ज्यादा हुई बल्कि कम है, तो हम क्या माफिया के हाथों मजबूर हो गए? क्या हमने घुटने टेक दिए उसी माफिया के हाथों जिसने वो सारा पेट्रोल गायब कर दिया था? और हम जो बुलंदोबांग दावे करते थे कि माफिया को पकड़ेंगे, वो उन्होंने हमें तो गर्दन से आके पकड़ लिया एकदम, ऐसे लग रहा है। हिलाली साहब, पहली बात तो ये है कि आपके हमारे अवाम को पता होना चाहिए कि ये एक बड़ा अजीब सा मुल्क है। ये वाहिद मुल्क है मेरे ख़्याल में दुनिया में जो प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है हर महीने सेट करता है। दूसरे मुल्कों में हर रोज़ होता है, और एट बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम हफ्ते में एक दफ़े, इसलिए कि प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है। इधर तो वंस अ मंथ करता है। उसका मतलब क्या होता है? और एक और चीज़, और कराची से पेशावर वही कीमत पे बिकता है। आई मीन थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें और आप सोचिए कि कराची जिधर वो पेट्रोल लैंड करता है वो उधर भी वही कीमत है, और पेशावर जो अप कंट्री जाना होता है और कितने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होते हैं उधर भी एक ड्रामिन। तो इन लोग जो हैं ये कोई मेंटली डिफेक्टिव हैं। और ये पता है आपको हुआ क्यों? ये वो बड़ा पुराना है, गुलाम इसाक खान के ज़माने से है कि भाई ऐसा ना हो कि उधर के लोग समझें हम ज़्यादा देते हैं कीमत पेट्रोल पे। अच्छा, तो दिस इज स्टूपिड, इसको नहीं होना चाहिए। हर रोज़ पेट्रोल का कीमत फ्लक्चुएट करता है, इसलिए मार्केट प्राइस हर रोज़ होता है। कम से कम हर हफ्ता तो कर दें, ये क्या एक महीना। अब ये हुआ इधर कि जब ये पेट्रोल प्राइस 20 रुपये जो इन्होंने कम किया था, तो जो लोगों ने पेट्रोल ऑर्डर किया था उन्होंने 3 हफ्ते पहले ऑर्डर किया था भाई पेट्रोल, उनको वो प्राइस देना पड़ा जो 3 हफ्ते पहले था, इसलिए कि 3 हफ्ते लगते हैं उस पेट्रोल को पहुंचने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई कम से कम हमें वो प्राइस तो दे दो जिस पे हमने खरीदा। नहीं, इन्होंने सोचा कि हम बड़े तीर मारेंगे, तो इन्होंने कम कर दिया। उन्होंने कहा लो भाई हम नहीं देते, नहीं दिया, शॉर्टेज हो गई। आपको पता है भाई, व्हाई शुड दे पे? वो कहते हैं कि चेक करो भाई, हमने ये प्राइस पे नहीं लिया, हमने ये प्राइस पे लिया। अच्छा। और फिर आप कहते हैं कि हमें नुकसान करने दो। ये अफसोस से कहना पड़ता है कि पता नहीं मुझे ये कौन है जो इसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के कौन है जो ये बातें कह नहीं सकते। सही है। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। मैं इमरान साहब का कमेंट इस पर जरूर लूंगी। इमरान साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पेट्रोल प्राइस डिफरेंट होने चाहिए? और साथ में जो बात हिलाली साहब ने भी की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब उन्होंने ऑर्डर किया था तो लॉजिकल बात लग रही है। अच्छा, उसको कैसे मैनेज जब उन्होंने ऑर्डर किया था उस वक्त भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जून में 31 से 39 के दरमियान ही कीमत रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उन्होंने जो ऑर्डर किया था वो भी आप देखेंगे 3 हफ्ते पहले ऑर्डर किया था ना, तो रोजाना की बुनियाद पे ये 15 दिन वाली उनकी डिमांड ठीक है कि 15 दिन बाद आप कर लें रोजाना, वो क्योंकि उसमें पता चल जाता है। दूसरी बात आपके लिए ये इतला के लिए अर्ज है कि ये जो किया एक असल में एक तो उनका दबाव था, दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने असल में खेल ये खेला है अवाम के साथ कि इनको समझ नहीं आ रही थी। इन्होंने कहा अपोजिशन तो अभी बड़े गर्म मूड में, हम उनको मना नहीं सकते कि उनके साथ हम मामला को तय कर लें और हमें पैसे भी चाहिए, तो उन्होंने पैसे देने सुन लें। तो इन्होंने इसमें पेट्रोल में आपको पता है जो आज कीमतें बढ़ी हैं, इसने सीधा 20 रुपए फी लीटर लेवी टैक्स में इजाफा कर दिया और 5 रुपए मजीद दूसरे टैक्सेस में। यानी कि एक तरह से इसमें ज्यादा कमाई जो होगी वो फेडरल गवर्नमेंट को होगी, क्योंकि लेवी जो टैक्स है ये सीधा वफाकी हुकूमत के पास जाता है। NFC अवार्ड का मामला उन्होंने कहा कि अगर उससे नहीं आते, अब हुकूमत ने मामला चलाने हैं, तो उन्होंने कहा ये पेट्रोल की मद में ऐसा है कि हम उससे पैसे भी इकट्ठे कर सकते हैं और वो डायरेक्ट भी आएंगे, और वो डायरेक्ट आएंगे भी और रोजाना की बुनियाद पर आएंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको लगता है कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेट वाली बात में कुछ लॉजिक है? ये तो फिर हम भी चीखेंगे कि भाई हमें लाहौर में महंगा मिल रहा है, कराची वालों को सस्ता मिल रहा है। नहीं, बात ये नहीं है चीखने की। पहली बात तो ये जो फार्मूला एक बनता है
अभी अगर मार्केटिंग कंपनी सारे मुल्क में एक रखती हैं तो उन्होंने वो उतना खर्चा भी सब पे डाला होता है। लेकिन अगर वो इस तरह से भी हो कि अगर लाहौर के लिए, कराची के लिए मुख्तलिफ हो तो कोई ऐसी बात नहीं। हिलाली साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने ऑर्डर किए, जब से ये कोरोना क्राइसिस चल रहा है और स्पेशली पिछले 2-1 महीने में, तो हमने देखा है कि तकरीबन वो गिर ही रही है, प्राइस कहीं भी बढ़ नहीं रही थी कम से कम। तो फिर भी अगर ये बात भी हम बाय कर ले, आर्ग्यूमेंट भी, तो फिर भी उन्होंने इतने महंगे प्राइस पे तो नहीं बेचा होगा कि हुकूमत इतनी मजबूर हो जाए कि 25 रुपए उसे यकदम बढ़ाने पड़ जाएं। और उसमें उसने वो ओगरा से भी कोई मशवरा नहीं किया और जो एक प्रोसीजर चलता है वो भी नहीं फॉलो किया और उस तरह से फौरन उसको करना पड़ा ये फैसला। देखिए, बात सीधी सादी है। जैसे इमरान याकूब ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये लोग चालाकी करते हैं, कभी फेडरल गवर्नमेंट को लेवी बढ़ा देते हैं, कभी ये करते हैं, दे नेवर लेवल विद द पीपल। देखिए, इन सियासतदानों को लोग और ये जो ब्यूरोक्रेट्स उनके इर्द गिर्द बैठे हैं, उनके लिए तो हम दुश्मन हैं, हम दुश्मन हैं। हमें किस तरीके से जहर पिलाना और कहना कि शहद है, माने कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। इन्होंने एक्सप्लेन किया है। भाई सीधी सादी बात है, अगर एक आदमी कहता है कि मैंने पेट्रोल इस कीमत पे लाया, किधर है भाई तुम्हारे पैसे, किधर भेजे, किसको भेजे, शो मी द रिसीट, वो आपको दिखा देता है और आप इंटरनेशनली कंपेयर करके 2 मिनट में आपको पता चल जाता है कि ये करेक्ट प्राइस उसने दिया है। तो हाउ कैन यू आस्क हिम कि तुम 20 रुपया कम पे बेचो इसलिए कि हम ऑपोजिशन के साथ खेलना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं या ये वो करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये सारे मामले में पॉलिटिकली नुकसान होगा फिर इसका मतलब है गवर्नमेंट को? जाहिर सी बात है कि आप मैनेज नहीं फिर कर पाए ना, सारा जो हैंडल नहीं कर पाए सारा इशू। दयाल साहब, एब्सोल्युटली। और फिर मैं आपको कहता हूं समीना, आप यू नो वेरी वेल कि कराची का कीमत और पिशावर का कीमत उस तेल को जो कराची में अनलोड होता है कैन नॉट बी द सेम, है कि नहीं? वो उड़ के तो नहीं जाता है ना, वो बारिश क्लाउड्स तो नहीं ले जाके पेट्रोल के बारिश पंप के अंदर करते हैं। अच्छा, इसमें व्हाट इज अच्छा ठीक, चले इसमें 2 चीजें। पहली बात यह कि कराची में और पेशावर में एक कीमत होने का फायदा मार्केटिंग कंपनीज को है। अब आप पूछें वो कैसे? वो इस तरह के वो पर लीटर खर्चा डाल रही हैं सारा। वो चाहे कराची में बिक रहा है चाहे पेशावर में। हालांकि अगर कराची में कीमत कम हो तो फिर कराची के अवाम को फायदा होगा, लेकिन अब फायदा अवाम को नहीं हो रहा, फायदा उन कंपनीज को हो रहा है। दूसरी बात जो सबसे अहम इस मामले में है वो ये है कि आप ये देखें कि हुकूमत ने जो जितना सारा काम किया, आप जो पॉलिटिकल उसका पूछ रहे हैं कि इनको फायदा पॉलिटिकली तो डैमेज होगा ना फिर। आप ये देखें कि ये उसका मार्जिन तो नहीं ले सके जो इन्होंने कीमत कम की थी। हाँ, उसका फायदा नहीं ले सकते, लेकिन इसका नुकसान जरूर उठाएंगे। कीमतें बढ़ने का इससे नुकसान जरूर होगा। उसकी वजह यह है कि कोई एक चीज ऐसी नहीं थी जिसमें पेट्रोल सस्ता होने की वजह से इन्होंने उसे सस्ती करवा ली हो। लेकिन आप देखेंगी कि अब 2 घंटे बाद 10 से 12 आपको थोड़ी सी शॉर्टेज नजर आएगी, पेट्रोल पंप वाले सेल्स रोक लेंगे। 12 बजे के बाद आपको पूरे पाकिस्तान में ना तो किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल शॉर्ट मिलेगा, और आप सुबह से देखेंगे सब्जी वाला कहेगा पेट्रोल महंगा हो गया जी, मैं की करा, फल वाला कहेगा, आटे वाला कहेगा, कल नान वाला कहेगा, यानी हर चीज ये कल से महंगी होना शुरू हो जाएगी कि जी पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए ये महंगा, पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए गैस। इसी पे लास्ट कमेंट में हिलाली साहब कर लेती हूँ। हिलाली साहब, आपको भी यही लग रहा है कि कल से एक नए हम देखेंगे तूफान की आमद होगी महंगाई के? क्योंकि पेट्रोल प्राइस से जाहिर है हर कोई फ़ायदा उठाता है कि वो भी फिर कहता है हमें चीज़ पूरी नहीं पड़ रही, हमारा तो लागत पूरी नहीं हो रही, वो फिर महंगी करता है हर चीज़। नहीं, मेरे ख्याल में कि देखिए ये सिस्टम ही गलत है, इनको सही करना चाहिए। और खुदा के लिए लोगों को दुश्मन ना समझें, लोगों को समझें कि वो है सर चश्मा हर चीज़ का, आपका औहदे का, आपके कपड़ों का, आपकी गाड़ियों का, आपके मज़े का। खुदा के लिए इन लोगों को तो डोंट फूल देम। क्यों मार्केटिंग कंपनीज पैसे बनाए भाई? व्हाई डोंट यू पास इट ऑन टू द कंज्यूमर? देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। ये हैं ऐसे, मैं आपको बताता हूं, जब झूठ और सच कहना पड़ता है ना, अमूमन लोग सच कहते हैं। क्यों? इसलिए कि आसान है सच कहना। झूठ कहने से यू हैव टू डू मेनी थिंग्स टू कवर अप। इन लोग झूठ कहते हैं और फिर कवर अप का इंटेलिजेंस भी नहीं होता है इनके पास। ये ऐसे लोग हैं। व्हाट कैन यू डू? बदबख्त।
तो जनाब किस मामले को छेड़े, हर मामले में ही हमें एक लंबा पीछे ली और एक सिस्टम की खराबी का एक लंबा सा सिस्टम नज़र आता है जिसको ठीक पता नहीं कहाँ से हमें करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अफसोस हुआ है इस खबर को देखते हुए भी और इस पर डिस्कशन करते हुए भी, क्योंकि जाहिर सी बात है आवाम को एक रिलीफ मिला था, पूरी तरह ना भी मिला था, लेकिन बहरहाल अब थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर थी कि। लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप हुकूमती नाअहली का जिक्र करना भूल गई हैं कि आप किसका जिक्र कर रहे हो, किसना ही असल मैं उन्हीं की बात कर रही, मैं उसी की बात कर रही थी कि जिस भी शोबे को हाथ लगा लें वो एक पीछे फिर नालियों का अंबार लगा होता है और समझ नहीं आती कि कहाँ से बात शुरू है। बहरहाल जनाब एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन इसी पॉइंट पर, और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो उसके बाद एक और बहुत बड़ी गफलत की बात करेंगे जो कि हो रही है, किस के एंड से हुई है और किसका मौक़िफ़ इसमें लॉजिकल है या नहीं। हम बात कर रहे हैं PIA के पायलट्स की जाली या मशकूक लाइसेंसेस के हवाले से। बहुत ही अहम इंकशाफात आज हम करने जा रहे हैं प्रोग्राम में, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक ब्रेक के बाद आते हैं। 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन के उन्होंने पेपर दिए, कैसे दिए, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट उनके लाइसेंसेस फेक हैं। इन पायलट्स को फर्दर फ्लाइंग की इजाज़त नहीं है और ना इजाज़त दी जाए। और ये जो लिस्टें मैंने दी हैं इन्हें मशकूक के इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, अभी फाइनल नहीं हुई। नाज़रीन वफाकी वज़ीर सिविल एविएशन की गुफ्तगू आपने सुनी जो कि कौमी असम्बली में भी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी। काफ़ी दिनों से ये इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको इस हवाले से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पायलट्स के जो लाइसेंस हैं उनके हवाले से उन्होंने इंकशाफात करते हुए बताया कि तकरीबन 30 से 40% जो पायलट्स हैं उनके जो डिग्रियां हैं या जो उनके लाइसेंस हैं वो मशकूक हैं। उसके बाद से ये भी उनका कहना है कि 150 के करीब जो पायलट्स हैं वो ग्राउंड कर दिए गए हैं। पालपा ने बहरहाल इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है कि आखिर ये पायलट्स कैसे भर्ती हुए, कैसे वो फेक लाइसेंस हासिल करने में कामयाब हुए। अब इस सारी सिचुएशन का मुस्तकबिल क्या है जो इससे ओवरऑल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ गया पूरे दुनिया में, उसको अब कैसे उस हजीमत को मिटाया जाएगा और किस तरह से सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। बहुत सारे सवालात हैं और इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। और इमरान साहब आप समझते हैं कि जो जाली लाइसेंस का ये मामला उन्होंने सारा उठाया, ख़ासतौर पर जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद जो आई इंक्वायरी रिपोर्ट और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि तसलसल से मामला शुरू हुआ, आपको लगता है कि जिस तरीके से इसे हैंडल किया जाना चाहिए था उसे हैंडल किया गया? मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी चीज़ है कि आप लोगों की जानों से क्या खेल रहे हैं और आप इस बात को इस तरह खुलेआम बता देंगे जब तक कि कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, इस पॉइंट पर ही आप इस तरह से कह देंगे? आपको लगता है ये एक प्रॉपर तरीका था? समीना बात ये है, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये वही वज़ीर मौसूफ़ हैं जिनकी अपनी डिग्री के हवाले से ये था कि जी शायद जाली डिग्री है इनकी, ये भी वो आपको मैं बता दूं जो ये बात कर रहे थे। सारे मुकदमे अब इनका अगर आप 2 दिन का देखें ना, इन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि ये फेक लाइसेंसेस हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नहीं ये मशकूक है। अल्लाह के बंदों पहले खुद तो क्लियर हो जाओ, इन्हें खुद पता नहीं और पूरी दुनिया में वो जग हंसाई का बाइस बन रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान एयरलाइन ही नहीं, हमारे बेशुमार ऐसे पायलट्स हैं जो इंटरनेशनली जाके बैनुल अक़वामी इदारों में एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, आप उन्हें सबको मशकूक बना दिया। मैं सिर्फ ये चाहूँगा जल्दी आपको ये चीज़ें 2-3 डिस्कस कर लूँ कि एक पायलट कैसे बनता है, उसको क्या करना पड़ता है। ये क्या इतना आसान है कि जो मर्जी उठ के लाइसेंस ले ले? इसके लिए पहली बात ये है कि ये लाइसेंस खुद सिविल एविएशन अथॉरिटी जारी करती है, ये मैं और आप नहीं करते, और हर साल ये लाइसेंस रिन्यू किया जाता है, पहली बात। उसके बाद ये तरीका लाइसेंस देने का इतना मुश्किल है कि उसका जो मिनट में कंप्यूटर नंबर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये कि लाइसेंस मिलना इसमें काफ़ी नहीं हो जाता। जब लाइसेंस मिल जाता है तो आपको फौरी तौर पे पायलट को जहाज उड़ाना भी पड़ता है। ये कोई रिक्शा है कि वो रिक्शे में बैठा और उसने उड़ा लिया। दूसरी बात ये है कि अगर उसे नहीं आता तो वो उड़ाएगा कैसे? तीसरी सबसे अहम बात ये है कि जहाज चलाने के लिए पायलट की महारत पे नजर रखी जाती है और फिर उस महारत की बिना पे उसको रेटिंग दी जाती है, सही है, उसकी रेटिंग होती है। और फिर चौथी बात ये है कि पाकिस्तान के बेशतर पायलट ऐसे हैं जो आलमी सतह पर
जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली हैं और जिनके पास आलमी लाइसेंस है, तो क्या वो सारा प्रोसेस भी गलत है? इसलिए आप फिर सबसे जो बुनियादी नुक्ता वो ये समझ लें कि 1500 आवर्स एक कमर्शियल पायलट को पूरे करना पड़ते हैं ये लाइसेंस लेने से पहले। आपने थ्योरी और ये सारी चीजों को इस तरह से मिक्सअप करके सारे प्रोसेस को ही फेक कर दिया। आपने एकदम से ये कह दिया कि सब ही गलत है। आपने 262 सेंसिटिव मामला था, लेकिन ओवर इसको एग्जेजरेट कर दिया गया, आपको लग रहा है? हाँ जी। और एक आखिरी बात तो फिर हिलाली साहब के पास जाते हैं कि आपने कहा जी 262 पायलट्स ऐसे हैं जिन पे आपने इल्जाम आयद किया, और आपने कहा जी 28 से हमारी बात हुई जिसमें से 9 मान गए, बाकी जो 19 थे वो कहांगे, और 262 जो हैं उनका क्या बना? भाई आप पहले अपनी तहकीकात तो मुकम्मल कर लें, खुद तो रिजल्ट निकाल लें। आपने अपने खुद रिजल्ट नहीं निकाला, तहकीकात मुकम्मल नहीं की, और पूरी दुनिया में आपने बात फैला दी, और उसका असर मैं आपको दिखा देती हूँ। हिलाली साहब, मामला इतना ही सादा है, और क्या लाइसेंस रखने का मतलब ये है कि आप बहुत काबिल और माहिर हैं और आपको वाकई प्रैक्टिकली सब आ गया, या ऐसा भी हो सकता है कि लाइसेंस एक फॉर्मेलिटी है, आपकी काबिलियत और जो उसकी एक महारत है वो एक अलग चीज है? आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अंदरूनी कहानी जो है वो ये है, सबसे बुरा इदारा जो है हमारे सिस्टम में वो है सिविल एविएशन अथॉरिटी। उधर एक आप हैरान होंगे कि एक थाना कल्चर है, उधर रिश्वत चलती है, उधर कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको लाइसेंसेस मिलते हैं। टोटल कंप्लीट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लाइसेंस इश्यूइंग। वैसे तो जैसे अगर गाड़ियों का लाइसेंस देखें तो वो 90% फेक हैं, वो तो सब लोग मानते हैं, पुलिस ऑफिसर कहता है वो तो 90% फेक है। अगर ये 30% फेक है तो वाई शुड यू, आप हैरान क्यों होते हैं? एक पहली बात तो ये स्टैंडर्ड्स आर यूजलेस। दूसरी बात ये है, ये पीआईए का कसूर नहीं है, ये सीएए का कसूर है। अब मैं आपको पीआईए सिर्फ एक चीज करता है कि वो जब आते हैं उनके पास फ्लाई करने के लिए, तो अगर उनको एयरबस से ले जाके आपने 777 में रखना है तो फिर वो कन्वर्जन रीट्रेनिंग होती है, और वो पीआईए बिल्कुल सही कह रहा है। तो आपको मैं बता, ये रॉट किधर से शुरू हुआ? पहले तो एक किस्सा अभी आज मैंने पढ़ा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने एक भतीजे को रखने की कोशिश की और नूर खान ने जाके रिजाइन इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये जो सिविल पीआईए जो है ये हर प्राइम मिनिस्टर का बेबी बन गया। उधर जिसको लगाए उन्होंने, जिस मासी को लगाए एयर होस्टेस बना दिए, जिस आदमी को जो अच्छा लगे उसको स्टूअर्ड बना दिया, पता नहीं क्या। एक जमाने में मैं यकीन करें कि मैं रिपोर्ट करता था प्राइम मिनिस्टर को रिगार्डिंग द हालत ऑफ पीआईए, और कभी किधर वो जाके मुझे पकड़ के कहते थे तनख्वाह बढ़ा दें, ये कर दें, वो कहे, टोटल कंप्लीट केओस। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो डीजी सिविल एविएशन है ये कैसे अपॉइंट होते हैं? 2008 से 13 तक ये तो पटेरों के जो दोस्त होते थे जो खुद पायलट थे वो अपॉइंट हो जाते थे। सही। चेयरमैन जो होता था पीआईए का, वो भी एक और दोस्त निकलता है। अभी आप एक पायलट को चेयरमैन बना रहे हैं, इट्स अ टेरिबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो कभी चेयरमैन नहीं बनना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये, कोई एयरफोर्स ऑफिसर आपको अच्छा लगे, वो रिटायर हो रहा है, उसको लगा दे जी, चेयर पीआईए में लगा दे, पोस्ट कर दे। वो एक पार्किंग लॉट बन गया है ना पीआईएफ ऑफिसर्स के लिए। आपको एक एयरलाइन के लिए आपको सेफ्टी प्रोफेशनल्स चाहिए, पीपल वर्स्ट इन सेफ्टी एंड बिजनेस मैनेजमेंट। और खुदा के लिए आपसे नहीं चल सकता है, हमने देख लिया है। खुदा के लिए इसको प्राइवेटाइज करें और उन लोगों को दें जो चला सकता है। लेकिन हिलाली साहब, इमरान साहब ने तो अभी बताया कि बड़ा मुश्किल है लाइसेंस हासिल करना, आपने तो कोई और ही तस्वीर खींच दी है। हर 6 महीने में एक लाइसेंस का टेस्ट होता है भाई। एवरी 6 months यू हैव टू गो थ्रू अ टेस्ट। ठीक। अच्छा, लेकिन इमरान साहब, मगर आपको एक चीज बता दूं, लास्ट मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि आप जब एक पायलट को ट्रेन करते हैं ना, इट इज, मुझे कहा गया है, इट्स रिलेटिवली इजी टू फ्लाई अ प्लेन। हर चीज ऑटोमेटिक है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक इमरजेंसी आ जाती है, जब इमरजेंसी आ जाती है तो वो पायलट की ट्रेनिंग होता है। और हमारा अगर आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं है तो क्या करेंगे आप?
बिल्कुल ठीक है जी इमरान साहब। अच्छा, अब आ जाते हैं इस टेस्ट की तरफ जिसका हिलाली साहब ने जिक्र किया। 2012 तक जो था ना वो मामला ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ था। वो क्या था कि आपका जितने लोग थे पायलट, उनका एक टेस्ट होता था और उसमें 2 इम्तहान होते थे और वो पास कर लेते थे। अब क्या हुआ 2012 के बाद ये हो गया कि आपके 8 पर्चे होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया ये कि आपने पता नहीं सुना 22,000 सवाल डाल दिए उसमें। 22,000 सवाल लेके ना कुछ यूरोप से कुछ अमेरिका से वो डेटाबेस एक बना दिया। अब उसकी तैयारी में 6 महीने से साल लग जाता है। अब हमारे जो उसमें ज्यादा थ्योरेटिकल बातें शामिल हैं, सारी थ्योरी की बातें हैं, प्रैक्टिकल उसमें कुछ नहीं है। अब ये करते क्या है, हमारे बहुत से पायलट्स जो हैं जब वो उनकी उतनी उस तरह से पढ़ाई लिखाई नहीं होती, ठीक है, वो क्या नकले मारते हैं। वो क्या करते हैं वहां पे फिर सिविल एविएशन में ये सामने आई चीजें जो जिनका इशारा हिलाली साहब कर रहे हैं, उसमें फिर ये शामिल हुई चीजें सामने आई कि सिविल एविएशन में वो लाखों रुपए चलने लगे। अच्छा, लेकिन इमरान साहब मेरा यहाँ पे सवाल थोड़ा मुख्तलिफ जी। मैं ये बात ही नहीं कर रही कि उसमें 22,000 सवाल क्यों हैं, या वो उसमें 8 पर्चे क्यों हैं, या वो उसमें जो सवाल हैं वो रेलिवेंट सवाल हैं या नहीं है। बात यहाँ पर सिर्फ उसकी नहीं आ जाती कि वो टेस्ट आपको जो है वो केपेबल बना देता है। सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि बेसिकली आप चीट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो ये हमारे अरकान पार्लियामेंट भी जाली डिग्रियों पे हुआ, इसका मतलब ये नहीं था कि कोई बीए करेंगे आप तो आप सियाने हैं, बल्कि इसका मतलब ये था कि आपने जाली डिग्री जमा कराई, मतलब आप सच्चे आदमी नहीं है, मतलब आप धोखा कर रहे हैं। तो बेसिकली तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी तो आ जाता है ना पायलट्स के हवाले से। अगर हम बात करें भाई नहीं है आपको टेस्ट अगर क्लियर होता है या आपको मसला है, आप बात कर सकते हैं अथॉरिटी से कि भाई ये क्या है। समीना, मैं तो शुरू से यही बात कर रहा हूँ कि इसके 2 पहलू हैं, एक इंसानी है और एक प्रोफेशनल है, दूसरा इखलाकी है। आपका इखलाकी पहलू इसमें मुझे आप बताएं, क्या तो रजाल यहाँ इतना इस सोसाइटी में हो चुका है कि आपको इखलाकी तौर पे कोई बंदा कहाँ मिलता है? किसी शोबे में देख लें, किसी इदारे में देख लें, बिल्कुल इसकी पकड़ जरूर होनी चाहिए। लेकिन इसके पकड़ के लिए आप पूरे मुल्क को बदनामी की भेंट ना चढ़ा दें। आप पूरी तहकीकात करें, जो लोग जिम्मेदार हैं, सिर्फ पायलट ही नहीं, वो सिविल एविएशन की काली भेड़ें जो इनको लाइसेंस इस तरह इम्तहान में जाली तरीके से पैसे लेकर कराती हैं, उनको पकड़े। मैं इसमें और भी चीज शामिल कर देती हूँ जिसका इशारा गुलाम सरवर साहब ने किया, जरा सुन लीजिए वो किस किस की तरफ इशारा करे। जैसे मैंने उस दिन जिक्र दी थोड़ी देर पहले कि बड़ी मेहनत से खराब किए हैं हमने माशाल्लाह अपने सारे इदारे, तो उस मेहनत में किस किस का हिस्सा है, जरा वो भी देख लीजिए। कि ये सब कुछ 2018 से पहले हुआ, 2010 से लेके 2018 तक हुआ। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौर में शुरू हुआ और केयर टेकर सेटअप तक ये इम्तहानात भी हुए और ये रिक्रूटमेंट भी हुई। हम तो पिछले अदवार के डाले हुए गंद की सफाई कर रहे हैं। लाली साहब, ये सफाई हो जाएगी या मजीद गंद पड़ जाएगा? कितना टाइम लगेगा इस सफाई में? एक सजेशन मेरा सरवर साहब को ये ज़रूर था कि अगर वो ये स्पीच करना था उनको, और करना था इसलिए कि सच को छुपाना नहीं चाहिए, पहले ऐसे करते कि वो इंक्वायरी करते, इन लोगों को निकाल देते और निकालने बाद कहते कि हमने ये एक्शन लिया है इसलिए इतने लोग पाए गए थे। अब ये होगा, अब फ्रैंकली अब ये होगा कि भाई अगर मैं कोई बादशाह बैठा हुआ हूँ जैसे दुबई का वो है, मैं कहूँगा कि यार ये अनक्वालिफाइड पायलट मेरे ज़मीन के ऊपर, मेरे शहर के ऊपर हवाई जहाज चला रहा है, पता नहीं क्या करेगा, इसको बैन करो। एंड फ्रैंकली वो बैन कर सकते हैं, बैन कर दो इस एयरलाइन को, हम नहीं मानते, इसेट्रा इसेट्रा। IATA को अब जरूर कुछ करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अब जरूर कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में एक तो ये तरीका था फॉर हैंडलिंग दिस अफेयर। दूसरी बात मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये मैं क्या बताऊँ, ये जो मिनिस्टर्स जो CES सिविल एविएशन के इंचार्ज थे, DG और मिनिस्टर्स, इनकी ट्रायल होनी चाहिए। इनको पहले आप हिरासत में लें, इनको ले जाएं थाने में, इनको क्वेश्चन करें और पूछें आपको ये पता था कि नहीं। जब वो कहेंगे हाँ या नहीं, उसके मुताबिक आप ट्राई करें। और मेरे ख्याल में कम से कम 10 साल कैद इनको मिलना चाहिए, जो भी मिनिस्टर और जो भी DGCA था जिसको पता था कि इस किस्म का फ्रॉड चल रहा है। शॉकिंग, अनबिलीवेबल। बिल्कुल ठीक है। यानी एक तरफ आप लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, फिर पाकिस्तान की जो जग है साई, फिर इदारे की जो तबाही, यानी ये क्रिमिनल है। लेकिन इमरान साहब बात वहीं आ जाती है,
इसका हल क्या अब निकलना चाहिए? और मुझे तो, मैं अफसोस से ही कह रही हूँ कि पीटीआई गवर्नमेंट को अच्छा काम भी कर रही है तो इस तरीके से कर रही है कि उल्टा वो बुरा बन जाता है उनके लिए। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सरबराह हैं उनकी सरबराही में एक आला सतही कमेटी बनाई जाए, उस लेवल पे इसकी तहकीकात की जाए कि सिर्फ एक डीजी तक या एक मिनिस्टर तक ना रखी जाए। ये जो कह रहे हैं कि 2010 में शुरू हुआ, आप 2010 से लेके अब तक इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करवाएं और जितने जिम्मेदार हैं उनको कोर्ट मार्शल टाइप पे कोई ऐसी सजा दें कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। क्योंकि जो जग हसाई से हुई है और जिस तरह से ये हो रहा है पूरी दुनिया में, अभी तो ये काम शुरू हुआ है, आपको अंदाजा नहीं है कि इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है और कितनी बदनामी का बायस ये बने। बिल्कुल सही। हिलाली साहब, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आती हूँ, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक से सीधी मैं आपके पास ही और आपका कमेंट लेती हूँ। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट ये इशू है और इसके लिए अब बहुत भारी जिम्मेदारी भी है गवर्नमेंट के ऊपर, क्या वो निभा पाएगी? एक ब्रेक के बाद बताएंगे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जब भी कोई एक मसला सामने आता है उसकी इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएं तो फिर ऐसा पिंडोरा बॉक्स खुलता है कि उसके बाद वो सालों पर मुहित एक तहकीकात का सिलसिला दरकार होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि मामला किसी तरफ नहीं लगता। और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, इतना कुछ इन्वॉल्व नज़र आ रहा है कि किस किस को पकड़ें और किस किस से पूछें। तो हिलाली साहब से ही पूछ लेते हैं। हिलाली साहब, जिस तरह गुलाम सरवर साहब ने भी इसकी जिक्र किया है, आपको इतना ये तवील पीछे चले जाएंगे, किस किस से हम पूछें, किस किस से इन्वेस्टिगेशन हो, कहाँ से ये मामला शुरू किया जाए? ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम लग रहा है। देखिए, आज तो मैं पढ़ रहा था कि ये मामला शुरू करना चाहिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नूर खान के वक्त से। अच्छा। मगर मैं पर्सनली आपको कह सकता हूँ कि मुझे नॉमिनेट किया गया था याकूब खान ने कि मैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ बैठ के DC-10 के परचेसेस जो 1974 या 6 में हुए थे, ये मैं 1978 की बात कर रहा हूँ, कि हम लोग इन्वेस्टिगेट करें कि इसमें इसमें कमीशन और ब्राइबरी कितना हुआ था। तो हम लोग इन्वेस्टिगेट किया और मैं भी था उनके साथ, और नाम भी आए और रकम भी आया और सब चीज़ पता चला। मगर फिर पता नहीं क्यों वो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट दब गया, कोई उस पर प्रोसिक्यूट हुआ नहीं। और उधर भी एक रिश्तेदार था उस वक्त के सरबराहों का जिसने कुछ पैसे बनाए थे, काफ़ी सारे पैसे बनाए थे और इतने पैसे बनाए थे कि जिमी कार्टर ने, जो प्रेसिडेंट था, कांग्रेस में एक एक्ट खुद जाके उसने कांग्रेस को कहा कि मैं एक एक्ट पास करवाना चाहता हूं जिसमें गिविंग ऑफ कमीशंस देना और रिश्वत देना, जो उससे पहले एक नॉर्मल चीज़ थी अमेरिकनों को और मुल्कों को भी जो अपने हथियार बेचना चाहते थे, वो बिल्कुल नॉर्मल था, उसको उसने रुकवा दिया और कहा कि इसके बाद कोई कमीशन अमेरिकन चीज़ों को ख़रीदने के लिए नहीं दिया जाएगा। खैर वो उनका लॉ बन गया। मगर उस वक्त से मैं आपको बताता हूँ, कोई एक आदमी नहीं है जो कभी कोई चीज़ खरीदेगा बाहर से जो कमीशन नहीं खाएगा। और इट्स वेरी सैड, मगर मैं आपको क्या बताऊँ, ये होता रहता है। और मैं जब हिलाली साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है तो मैं लास्ट कमेंट इमरान साहब से भी ले लूँ। इमरान साहब, आपको लग रहा है कि तमाम इन्वेस्टिगेशन किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगी या इसको भी लंबाई में डाल के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी? अच्छा, मेरी ना कुछ पायलट से बात हो रही थी इस मौजू पे। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, जी एक पहलू ये भी ज़हन में रखे कि ये पालपा को अंडर प्रेशर लाने के लिए जो पायलट्स की जो है ना एसोसिएशन, हाँ जी, तंजीम है, जो उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए भी इशू बनाया जा रहा है ताकि आगे जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है PIA की, तो उसमें भी किसी तरह से उनको अंडर प्रेशर किया जा सके। और दूसरा ये कि वो कहते हैं जी हुकूमत जो है ना इन्हें सक्रिय करके तो कुछ और जो लोग हैं उनको लाना चाह रही है। तो अब ये सारी चीज़ें जो आपको देखना पड़ेगी कि यह वाकई कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जानबूझ के
उनको इस मौजू को छेड़ दिया गया है कि ताकि उनको अंडर प्रेशर लाया जाए और उससे फिर फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन ये भी वैसे मैंने सुना है कि 2 साल पहले भी कुछ स्क्रूटनी हुई है और बहुत सारे लोगों को इन्होंने कुछ को वार्निंग्स दी और कुछ को निकाला भी है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई हैं। मैं कहता हूँ अगर तहकीकात हो जाए तो फिर वार्निंग की तो बात बनती नहीं, इनको तो वो सजा मिलनी चाहिए जो मिसाली सजा हो, जिसके बाद कोई दूसरा इस तरह की बेईमानी का करने का सोचे भी ना। अगर आप इस मौजू पे इस बात पे रायत करेंगी तो फिर तो आपने ये मुल्क चला लिया। बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे रोज़मर्रा हादसात में कितना इजाफा हो जाता है और हम लोग हमेशा देखते हैं कि किस तरह से नौउम्र लड़के चिंचियाँ चलाते हैं और किस तरह से वो लोगों की जानों के साथ खेलते हैं। बस ड्राइवर्स को आप देखें, उन्हें कोई मौत का खौफ नहीं होता। तो जब वो लोग जानों से खेल रहे हैं तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मसला है, लेकिन इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना ज़रूरी है। हिलाली साहब, लास्ट कमेंट बस कर दें, आपको लग रहा है पहुंचेगा किसी लॉजिकल एंड पर? बिल्कुल नहीं, ये ऐसा ही चलता रहेगा। अच्छा सुनिए, एक बात आखिरी मैं जरूर करना चाहता हूँ। सैयद मुनव्वर हसन जो जमात इस्लामी के साबिक अमीर हैं, उनका इंतकाल हो गया, तो हमें बड़ा अफसोस है। इससे पहले आप देखिए अल्लामा तालब जौहरी साहब भी इंतकाल फरमा गए हैं, अल्लाह उनकी भी मंजिल आसान करे। मुफ्ती साहब का तो हमने पिछले उसमें जिक्र कर दिया था। तो ये सैयद मुनव्वर हसन साहब बड़े नेक इंसान थे, इनकी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तानी सियासत में। इसी तरह जो तालब जौहरी साहब हैं, उनकी बड़ी खिदमात हैं दीनी हवाले से। तो अल्लाह उनकी मंजिलें आसान करे, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील और उनको जवारे रहमत में जगह दे। नाज़रीन, इसी पॉइंट के साथ आज का प्रोग्राम क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।